दूसरों मैं खुद की नज़र में सही थी, पर दूसरों की नज़र में मैंने हमेशा पाया है कि वो लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते। मैं विशुद्ध रूप से हिंदी माध्यम की छात्रा रही हूँ कि देखिए हर इंसान का कि अपने सोच का पैमाना होता है, अपना जी, दायरा होता है। तो मैं पूरे समाज को ये सोचने पे मजबूर नहीं कर सकती कि वो मेरे जैसी सोच रखें। ये केवल मेरी सफलता का इंतज़ार केवल मुझे नहीं था। तो आप जो शादी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बच्चियों की पढ़ाई में इन्वेस्ट करें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको एक और नए इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ सक्सेस और मैं हूं मोनू कुमार। आज के जो हमारे गेस्ट होने वाली हैं वह हैं श्वेता कौर मैम। इनकी सिलेक्शन 67 बीपीएससी में असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी की पोस्ट पर हुई है। तो आज मैम से बात करेंगे और जानेंगे इनकी पूरी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट, और मैम अपने लाइफ में क्या क्या फेस की, मैम की सारी जर्नी पे हम लोग बात करेंगे। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक टाइम यू। देने के लिए, यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच मोनू सर। तो मैम, पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसमें काम क्या होता है। मैं श्वेता कौर हूँ। मेरी 67th बीपीएससी में रैंक 330 आई है, जिसके तहत असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी के पोस्ट पर मेरा चयन हुआ है। इस पोस्ट में बेसिकली वृद्धजन, विधवाओं या फिर जो भी समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके लिए जो पेंशन योजनाएं हैं मुख्यतः उन्हें लागू करना होता है। ओके मैम। मैम, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप रहने वाली कहाँ का है। मैं मूलतः बिहार के नवादा ज़िले की रहने वाली हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा है जो बिहार बोर्ड से हुई है। तत्पश्चात मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और फिर मैं बीपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी में लग गई। ओके मैम, लाइफ में ऐसा क्या मोमेंट आया कि आप सिविल सर्विसेज या बीपीएससी की तरफ गई। मेरा था कि बचपन से अ, दूसरों मैं खुद की नज़र में सही थी, पर दूसरों की नज़र में मैंने हमेशा पाया है कि वो लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते थे। तो मेरे सामने मेरे अस्तित्व, मेरी पहचान का एक प्रश्न शुरू से था। जब से मैंने होश सँभाला, मुझे था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। स्कूल के दौरान ही मैं अपने ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में आई। वो लोग स्कूल में वो कई बार आए थे, विद्यालय में उनका आना हुआ। तो उनसे मैं काफ़ी प्रेरित हुई थी। फिर धीरे-धीरे मुझे इस सेवा के बारे में पता चला और फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने इस सेवा की तैयारी के प्रति अपना वक़्त समर्पित किया। ओके मैम, बात की जाए फैमिली का, तो फैमिली में आपके कौन कौन हैं। मेरी फैमिली में मम्मी-पापा और मैं 4 बहनें हूँ, जिनमें मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मैम, शुरुआती टाइम में बीपीएससी के लिए, बीपीएससी स्टडी मटेरियल के लिए रिसोर्सेज आपके क्या थे। मैंने ग्रेजुएशन में मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई थी। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन को सबसे पहले बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। उसके पश्चात मैंने यूट्यूब के द्वारा प्री के लिए कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, उन्हें मैंने सेलेक्ट किया, जैसे कि बिहार स्पेशल के लिए क्राउन हो गया या फिर करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी, एजुटेरिया, ये सब जो पॉपुलर्स बुक हैं, मैंने उसे अपनी स्ट्रैटेजी का माध्यम बनाया। इसके अलावा इन सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे, उनकी एनालिसिस की कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन-सा पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालाँकि मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई अब वो उतनी प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 बीपीएससी जैसे कि 67th तक प्री का पैटर्न लगभग सेम था, क्वेश्चन का जो था, पर 68, 69 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ हुए हैं। पर उस समय तक प्रीवियस ईयर पेपर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते थे, तो मैंने उसे मुख्यतः आधार बनाया और उसी के आधार पर स्टैंडर्ड बुक्स की सहायता से मैंने अपनी प्रिपरेशन की। इसके साथ ही मैंने मेंस की भी प्रिपरेशन की। उसके लिए मैंने आंसर राइटिंग मेरे लिए मतलब कहते हैं ना कि आंसर राइटिंग सबसे कोर फैक्टर हो जाता है जी बिल्कुल। मेंस के लिए। आपके बीपीएससी की जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ाव आपका मेंस होता है और मेंस क्वालिफाई करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी होती है, वो आपकी आंसर राइटिंग स्किल होती है। जो एस्पिरेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितना करते हैं, वो कहते हैं ना सफलता का मूल मंत्र। जी। तो वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की सफलता का मूल मंत्र मैं यही कहूँगी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है सिविल सर्विस एग्ज़ाम का। ओके मैम। तो मैम, आप बीपीएससी के लिए कोई कोचिंग लें या फिर सेल्फ स्टडी से ही।
सारा कुछ तैयारी हुआ है? नहीं, प्री के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की थी। मेंस में मैंने धनंजय सर को की मेंटरशिप में तैयारी की ओके। और वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा। फाइनल सिलेक्शन कौन से अटेम्प्ट में हुआ और इससे पहले आप कौन-कौन से अटेम्प्ट लिए और कहाँ-कहाँ तक पहुँच पाई थी? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। सबसे पहले मैंने 65th दिया था। उसमें मेरा 2 नंबरों से प्री नहीं हो पाया था और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे कुछ नंबर से मेंस रह गए थे। एंड ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें मैंने काफ़ी मेहनत की थी और ये मेरा सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने इसी अटेम्प्ट में की थी और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ओके मैम। और मैम आपका ऑप्शनल क्या था और मीडियम क्या था? मैं विशुद्ध रूप से हिंदी माध्यम की छात्रा रही हूँ और मैंने ये एग्ज़ाम हिंदी माध्यम में ही दिया था और मेरा ऑप्शनल भी हिंदी साहित्य ही था। ओके मैम। ऐसा क्या पिछले 2 अटेम्प्ट में आपसे छूट जा रहे थे जो इसमें बदलाव किए और आपका रूटीन क्या था? कितने घंटे आप टाइम देती थी स्टडी को? मेरा था कि मैंने पिछले दोनों अटेम्प्ट बिल्कुल सेल्फ स्टडी से था, तो कुछ गलतियाँ हुई थी, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री मेरा कुछ नंबरों से छूट गया था। फिर मैंने अपनी गलतियों पे वर्क किया कि मेरे कौन से पार्ट कमज़ोर हैं, कौन से पार्ट ठीक थे, तो मैंने उन पर काम की। फिर मैंने मेंस भी दिया, पर वही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट था, विदाउट एनी गाइडेंस। ये मेरा पूरी तरह से मेरी सेल्फ स्टडी पे आधारित थी, तो कुछ नंबरों से छूट गया था। बट ये इससे मुझे आइडिया मिल गया, मुझे आकलन करने में मदद की कि मेरे कमज़ोर पार्ट कौन से हैं और मेरी कहाँ-कहाँ कमियाँ हैं। फिर मैंने उन कमियों पर काम किया और फाइनली 67th जो था, वो मेरे लिए एक लकी अटेम्प्ट साबित हुआ। ओके मैम। मैम आपका प्रीलिम्स और मेंस का तैयारी स्टेप बाय स्टेप हो रहा था या फिर साथ-साथ चल रहा था? नहीं, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी में मैं सभी एस्पिरेंट्स को ये सलाह देना चाहूँगी कि वो प्री और मेंस की तैयारी को साथ-साथ करें। क्योंकि जिस हिसाब से बीपीएससी ने अपने रूटीन में बदलाव किया है, आपको प्री के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और अब और आपसे गहन जानकारी की अपेक्षा की जाती है बीपीएससी के द्वारा। तो आप प्री एवं मेंस की तैयारी एक साथ शुरू करें। हाँ, ये आप करेंगे कि प्री के 1-2 महीने पहले आप पूरी तरह से प्री पर फ़ोकस हो जाएँ। पर अगर अभी जैसे कि अभी अगले प्री में काफ़ी टाइम है, तो अभी एस्पिरेंट्स को ये सलाह दूँगी कि वो प्री और मेंस की तैयारी साथ में शुरू करें और बाद में प्री पर 2 महीने फ़ोकस करें और फिर प्री के बाद पूरी तरह से मेंस पर फ़ोकस हो जाए। ओके मैम। और इंटरव्यू के लिए आप क्या की? मॉक टेस्ट वगैरह दी या फिर सेल्फ स्टडी? नहीं, इंटरव्यू केवल आपके नॉलेज का वो आकलन नहीं करते हैं, वो आपके पूरे व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। तो कहा जाए तो इंटरव्यू के लिए आपको कोई तैयारी नहीं करनी या फिर कहा जाए कि आपकी ज़िंदगी का हर गुज़रता मिनट आपके इंटरव्यू की तैयारी का एक भाग है। अगर आप शुरू से इसके प्रति एक्टिव हैं, तो आप अपने व्यवहार में वैसे बदलाव करें, अपने व्यक्तित्व में वैसे बदलाव करें, जैसे व्यक्तित्व की आशा एक प्रशासनिक अधिकारी से की जाती है। क्योंकि इंटरव्यू भले ही आपको लगे कि 10 मिनट में वो क्या अनुभव कर लेंगे, परंतु जो इंटरव्यू लेते हैं, वो काफ़ी अनुभवी होते हैं। तो वो 10 मिनट में आपका क्या व्यक्तित्व है संपूर्ण रूप से, क्या व्यवहार है, वो काफ़ी कुछ आकलन करते हैं, उन्हें वही करना होता है। आपका व्यक्तित्व अगर सही रहेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो उस 10 मिनट में भी रिफ्लेक्ट होगा। वो एक दिन की तैयारी नहीं होती। हाँ, पर ऐसा आप कर सकते हैं कि जो मेंस क्वालीफाई कर चुके हैं, जैसे कि 68 में या फिर आगे भी, तो वो 1-2 मॉक दे सकते हैं इंटरव्यू कहीं भी। इससे ये होगा कि आपको अपने व्यक्तित्व की कमियों पे पता चल जाएगा और आप समय रहते उन कमियों पर काम कर सकते हैं। तो मौक़ देना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे आपको अपने व्यक्तित्व को संक्षेप में समझने में भी सहायता मिलती है और जो आपकी छोटी-मोटी कमियाँ हैं, जिन्हें आप कुछ समय में दूर कर सकते हैं, आपको उनके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। ओके मैम। ये बीपीएससी का या सिविल सर्विसेज का जर्नी काफ़ी लंबा होता है, तो ऐसे में मोटिवेट रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? देखिए, मैं ये कहूँगी कि सिविल सर्विस की तैयारी जो होती है, वो बहुत उतार-चढ़ाव वाला दौर होता है। तो सक्सेस के बाद हर एस्पिरेंट आपको सक्सेसफुल जो ऑफ़िसर्स होते हैं, वो खुश दिखाई देते हैं। पर सक्सेस के पहले तक ऐसा नहीं होता है। हर इंसान के
ज़िंदगी में वो नकारात्मकता वाला दौर आता है। तो ऐसी स्थिति में मैं सलाह दूँगी कि आप अपने आस-पास वैसे लोगों को रखिए जो आपके सही में शुभचिंतक हैं। तो जब वो निराशा वाला दौर आएगा तो वही लोग होंगे जो आपको मानसिक रूप से सपोर्ट करेंगे। मेरी भी एक लाइफ़ में काफ़ी उतार-चढ़ाव वाला दौर था। ये काफ़ी एक अनसर्टेन एग्ज़ाम होता है, आपको बिल्कुल नहीं पता होता है कि आपके इस अटेम्प्ट में क्या होने वाला है। पर ये है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है, तो आप पॉजिटिव बने रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है, तो ये हेल्पफुल होता है। तो जो एस्पिरेंट है, मैं ये कहूँगी कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पहले तो अपनी स्ट्रैटेजी का चुनाव बहुत सँभल कर कीजिए। जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो डिसाइड करते हैं और फिर अगर आप उसको लेकर कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर तैयारी के प्रति थोड़ी आशान्वित रहें। बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आपको सही तैयारी से दूर कर सकती है। तो एक सही अप्रोच होना, समन्वित अप्रोच होना, संतुलित अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में सफलता के लिए। ओके मैम। तो मैम जैसा कि आपका हाइट कम है, नॉर्मल लोगों से थोड़ा-सा हाइट कम है आपका, तो इसके लिए आपको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और सबसे ज़्यादा कहाँ पे फेस करना पड़ा है? स्कूल में, कॉलेज में या घर में? नहीं, घर में बहुत सकारात्मक माहौल था। जी। मैं कह सकती हूँ कि देखिए हर इंसान का कि अपनी सोच का पैमाना होता है, जी, अपना जी। दायरा होता है। तो मैं पूरे समाज को ये सोचने पे मजबूर नहीं कर सकती कि वो मेरे जैसी सोच रखें। जी, पर ये था मेरे मम्मी-पापा मेरे और सोसाइटी की उस सोच के बीच में ढाल के रूप में खड़े थे। तो यही वजह थी कि बचपन से उन्होंने मुझे कभी ये नहीं फ़ील होने दिया। हम अगर हम समाज की नज़रों से देखें तो मैं एक लड़की थी, ऊपर से समाज के मानकों पे फिट भी नहीं बैठती जी, थी। पर ये था कि पापा-मम्मी ने कभी मुझे ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मुझ में कोई कमी है। उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया कि नहीं, अगर कोई और भी सोच सकता है तो तुम भी सोच सकती हो। जी, बिल्कुल। तुम कुछ बस इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि तुम लड़की हो। तुम हर वो चीज़ कर सकती हो जो सही हो और तुमने ठाना है। जी, बिल्कुल। तो फैमिली काफ़ी हेल्पफुल रही और मैं सही मायने में कहूँ तो मेरी सफलता में मेरी फैमिली, मेरे गुरुजन, मेरी बहनों का बहुत योगदान है। ओके मैम। बीपीएससी का काफ़ी लंबा जर्नी आप फेस की और तैयारी की। तो इतने टाइम के बाद जब आपको सक्सेस मिला, तो उस टाइम का आपका फीलिंग्स कैसा था और घर में कैसा माहौल था? मैं सच कहूँ रिज़ल्ट वाले दिन मैं जब मुझे पता चला कि रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मैंने फ़ोन को बिल्कुल साइड में रख दिया था। पर मेरे मेंटर जो थे जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की मुझे मैं सच कहूँ तो मैं उनकी आभारी हूँ। धनंजय सर रिज़ल्ट आने के बाद सबसे पहले उन्होंने ही मेरा रिज़ल्ट चेक किया एंड ही डायरेक्टली कॉल्ड मी कि श्वेता बधाई हो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो मैं ब्लैंक हो गई मैं लिटरली कहती हूँ मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूँ। मैंने कहा ठीक है सर मैं खुद देखती हूँ। फिर मैंने रिज़ल्ट चेक किया, फिर मैंने उन्हें दोबारा कॉल करके थैंक्स बोला एंड देन फिर मैंने सबसे पहले मम्मी-पापा को कॉल किया अपने एंड उनका भी रिएक्शन सेम था कि मतलब जब कोई खुशी अचानक मिलती है ना तो नेचुरल कभी-कभी होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि हम रिएक्ट कैसे करें। तो पापा का सबसे पहला रिएक्शन था, आर यू श्योर तुमने रिजल्ट में अपना नाम अच्छे से चेक किया ना? मैंने कहा हाँ पापा मैंने चेक किया। फिर वो लोग बहुत खुश हुए क्योंकि ये केवल मेरी सफलता का इंतज़ार केवल मुझे नहीं था, मेरे घर में सभी को था। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और काफ़ी दिनों से इस एग्ज़ाम में लगी हुई थी और इस तरह लगी हुई थी कि मैं हार नहीं मानूँगी। थोड़ा वक़्त लगेगा पर मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगी, मैंने ठाना तो मुझे करना है। तो मम्मी-पापा ने मेरी मेहनत को देखा था, मेरी डेडिकेशन को वो जानते थे, तो उन्हें खुशी हुई कि फाइनली चलो तुमने अपने सपने को पा लिया जिसके लिए तुम इतनी पागल हो रही थी। ओके मैम। हुँ। तो मैम लास्ट में उन लड़कियों को क्या कहना चाहिएगा जो कि काफ़ी सोचते हैं बीपीएससी करने के लिए लेकिन कहीं न कहीं से टूट जाती हैं, तो उन मेन ख़ास करके लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मैं सभी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रही हों या ना कर रही हों, आप अपने पैरों पर अवश्य खड़ी होइए। आपके फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, आपके अपने पैर पे खड़े होने की ज़रूरत है। जब आप
अपने पर निर्भर रहेंगी तो आप ज़िंदगी में बड़े फैसले भी ले सकेंगी। आप किसी पर बोझ के रूप में नहीं रहेंगी। और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी जैसे किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई बड़ा स्टेप ले रही हैं अपने करियर में, तो अगर आपने सोचा है तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, अपने स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और सही रास्ता चुनेंगे तो आप बिल्कुल सफलता मिलेगी। और साथ में मैं लड़कियों के माँ-बाप से भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चियों को पढ़ाएँ। बहुत से माँ-बाप ये सोचते हैं कि शादी में खर्च होगा, पढ़ाई में फिर कैसे खर्च करें, शादी में भी खर्च करना पड़ेगा। तो आप जो शादी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बच्चियों की पढ़ाई में इन्वेस्ट करें। वो बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है आपको और ये उनके सुखद भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ओके मैम, थैंक यू मैम अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर लोगों तक मेरी बात को पहुंचाने के लिए और लड़कियों के नाम मेरा संदेश देने के लिए। ओके मैम, तो आई होप दोस्तों कि मैम की जर्नी से आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा और स्ट्रेटजी भी सीखने को मिला होगा कि कैसे बीपीएससी में आना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर लीजिए और कमेंट्स करके आप सब बता सकते हैं आप सबको वीडियो कैसा लगता है। और अगर कोई क्वेरी होगा, किन्हीं का कोई क्वेरी होगा किन्हीं स्टूडेंट का, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम से भी अगर कोई क्वेश्चन करना होगा तो कर सकते हैं, हम मैम से रिप्लाई लेकर के आप सबको दिया करेंगे। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद।